total internal reflection, that is called TIR. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है क्या, तो हम कहेंगे when the light when a light ray travels from denser medium to rarer medium, denser medium to rarer medium, rarer medium, then at a certain angle it reflects back it reflects back into the same medium into the same medium is called total internal reflection, TIR. मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई लाइट रे इस टाइप से बेटा अपन कह रहे कि इंसिडेंट हो रही है और ये जैसे अपन कह रहे कि ये बेटा नॉर्मल है, ये जैसे फर्स्ट नॉर्मल है, यहाँ पे लाइट रे डेंसर टू रेयर जा रही है तो रिफ्रैक्टेड रे बेटा अवे फ्रॉम द नॉर्मल शिफ्ट होगी। सेकेंड बेटा हम कह रहे कि नॉर्मल है, एक पर्टिकुलर एंगल पर लाइट रे है वो पैरेलल टू इंटरसेप्ट हो जाएगा बेटा। और फिर अपन कह रहे कि थर्ड, अगर इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है तो वो फर्दर सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, जिसे अपन TIR कहेंगे। मतलब फर्स्ट केस में बेटा अपन कह रहे कि लाइट रे ऐसे बेटा इंसिडेंट हो रही है, ये रिफ्लेक्ट हो रही है, ये एंगल I है और ये बेटा R है। इसमें अपन कहेंगे कि इंसिडेंट एंगल लेस देन क्रिटिकल एंगल है। अभी आगे डिफाइन करेंगे क्रिटिकल एंगल क्या है। फिर अपन कह रहे जब I इक्वल्स टू थीटा सी के इक्वल है, I इक्वल्स टू थीटा सी, तो रिफ्रैक्टेड एंगल दैट बिकम्स 90 डिग्री, रिफ्रैक्टेड एंगल बिकम्स 90 डिग्री। और यहाँ पे अपन कह रहे कि जब रे I हो गया और ये अपन कह रहे सेम बेटा I हो जाएगा कब, जब I ग्रेटर देन थीटा सी के इक्वल होगा। फर्स्ट केस में बेटा अपन कह रहे ये डेंसर मीडियम है, जो फर्स्ट मीडियम है वो डेंसर है और ये मीडियम रेयर है। लाइट रे वो डेंसर टू रेयर मूव कर रही है। डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डी है, रेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू आर के इक्वल है। फर्स्ट केस में बेटा एंगल ऑफ डेविएशन की बात करें तो डेविएशन यहाँ पे होगा R माइनस आई के इक्वल। सेकेंड केस में बेटा एंगल ऑफ डेविएशन अगर देखें तो वो होगा π/2 माइनस थीटा सी। और थर्ड केस में एंगल ऑफ डेविएशन देखें तो पाई माइनस 2 थीटा सी के इक्वल। इस फिनोमिना को बेटा अपन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहेंगे।
सर पाई बाय 2 माइनस थीटा थीटा सी, सी या फिर थीटा थीटा सी। सी, ओके। थीटा सी। आई इक्वल्स टू थीटा सी है ना, इसलिए पाई बाय 2 माइनस थीटा सी। नोटेड। अभी यहाँ पे एक टर्म अपन डिफाइन करेंगे, दैट इज क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल को अपन थीटा सी से रिप्रेजेंट करेंगे। हम कहेंगे द इंसिडेंट एंगल, द इंसिडेंट एंगल ऑफ द लाइट रे, the incident angle of the light ray for which the refraction angle, the refraction angle becomes 90 degree is called critical angle, is called critical angle. The incident angle of the light ray for which the refraction angle becomes 90 degree is called critical angle. That means हम ये कह सकते हैं कि म्यू डी टेंसर into sin theta c equals to म्यू आर, और ये बेटा अपन कह रहे रिफ्रैक्शन एंगल साइन 90 डिग्री। मीन्स यहाँ से अगर मुझे साइन थीटा सी फाइंड करना है तो उसको अपन कह सकते हैं कि म्यू आर अपॉन म्यू डी के इक्वल होगा। तो थीटा सी क्रिटिकल एंगल दैट इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स म्यू आर अपॉन म्यू डी के इक्वल होगा। ये अपने पास थीटा सी। और इस क्रिटिकल एंगल की अगर अपन बात करें, जैसे थीटा सी दैट इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स, सॉरी, अगर अपन कह रहे हैं कि इफ म्यू आर, वो अपन कह रहे कि 1 के इक्वल है, म्यू डी इक्वल्स टू म्यू के इक्वल है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो उस केस में बेटा अपन कह रहे हैं कि थीटा सी दैट इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 अपॉन म्यू के इक्वल होगा। क्रिटिकल एंगल जो है, क्रिटिकल एंगल तो साइन इनवर्स 1 अपॉन म्यू के इक्वल होता है, थीटा होगा। फिर केस 2 अगर देखें, केस 2 में अपन कह रहे हैं इफ आई इक्वल्स टू थीटा सी है, उस केस में अपन कह रहे कि डेविएशन अपने पास होगा पाई बाय 2 माइनस थीटा सी। और केस 3 इफ आई ग्रेटर देन थीटा सी है, तो एंगल ऑफ डेविएशन हम लिखेंगे पाई माइनस 2 थीटा सी, पाई माइनस 2 आई, इसको अपन कहेंगे पाई माइनस 2 आई। अभी बेटा इसका अगर एंगल डेविएशन का ड्रॉ करें बेटा, ये जैसे डेल्टा है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये डेल्टा हो गया, ये अपन कह रहे कि एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया। और यहाँ पे अपन कह रहे हैं ये अपने पास थीटा सी है, ये अपने पास पाई बाय 2 है, और यहाँ
यहाँ पे अपन कह रहे π/2 माइनस थीटा सी है, ये अपने पास π-2 थीटा सी के इक्वल। इसको थोड़ा सा मैं नीचे ड्रॉ करता हूँ। ये बेटा स्ट्रेट लाइन होगा विथ नेगेटिव स्लोप, ये π-2 थीटा सी हो गया। यहाँ पर π/2 माइनस थीटा सी हो गया, ये एंगल ऑफ डेविएशन है और ये इंसिडेंट एंगल है। यहाँ पर I = थीटा सी के इक्वल होगा, ये 0 हो गया। ये एंगल ऑफ डेविएशन एंड इंसिडेंट एंगल के बीच में ग्राफ है। ड्रॉ कर दिया। So can you explain this graph फिर से? यस, देखो अपन कह रहे हैं कि जब ये वाला जो रीजन है उस रीजन में अपन कहेंगे I < थीटा सी, तो इसका ग्राफ ये वाला होगा, साइन इनवर्स म्यू डी बाई म्यू आर साइन I-I, ये प्लेस करेंगे तो कर्व के फॉर्म में बनेगा और I = थीटा सी में एक पिक पॉइंट बनेगा। फिर अपन कह रहे कि I थीटा सी है, उसके लिए ये वाला रिजल्ट होगा π-2i, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन y = mx + c होता है, तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन विथ नेगेटिव स्लोप हो गया। π-2i, i की वैल्यू जैसे जैसे पुट करेंगे डेल्टा डिक्रीज होता जाएगा। अच्छा, इसलिए पाई के साथ जो भी आता है वो स्ट्रेट लाइन होता है और साइन के साथ वो कर्व के फॉर्म में होगा। ओके, वो कर्व के फॉर्म में। हाँ ठीक है सर, नोटेड। अभी अपन कह रहे हैं एक एग्जांपल बेटा इससे रिलेटेड अपन देखेंगे। ये जैसे अपन कह रहे कि एक कंटेनर है या वाटर है, यहाँ पे एक अपन कह रहे कि एक पॉइंट सोर्स रखा गया है ना, एक लाइट सोर्स है, और अपने को पूछा गया है कि कितने रीजन में से इसका वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, कितने रीजन में से लाइट है वो बाहर निकलेगी। एरिया अपने को फाइंड करना है जिससे लाइट है वो जस्ट आउट वाटर से बाहर निकलेगी। मतलब अपन कह रहे कि इसमें कंडीशन क्या होगा, ये जैसे एक मैक्सिमम पॉइंट अपन कह रहे हैं, यहाँ पे रे का इंसिडेंट हो रही है। जब अपन कह रहे कि रे TIR होना स्टार्ट हो गया, मतलब इसके बाद में रे पैरेलल हो गई, बाहर निकलना बंद हो जाएगा, है ना। तो अभी अपन कह रहे कि इस रीजन में अपन कह रहे केवल रे है वो बाहर निकलेगी। इसके बाद में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना स्टार्ट हो गया। ये अपन कह रहे कि इसकी हाइट h के इक्वल है, और अपने को बेटा ये वाला एरिया कैलकुलेट करना है, कितने रीजन में से लाइट है वो कम्स आउट होगी, वो अपने को फाइंड करना। फाइंड द एरिया
of the water surface from the light from the light will comes out। ये एरिया अपने को फाइंड करना है। एरिया के लिए हमें बेटा ये रेडियस बेसिकली फाइंड करना है। सपोज इस जो टॉप सरफेस है उसकी रेडियस आर के इक्वल, ये बेटा थीटा सी है तो बाय ज्योमेट्री ये भी थीटा सी होगा। और हमें पता है कि फॉर टी आई आर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए अभी हमने कहा था साइन थीटा सी क्या होता है, 1/म्यू के इक्वल होता है, और ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और इस ज्योमेट्री से बेटा अपन देखें तो यहाँ से अगर हम tan थीटा सी की बात करें तो tan थीटा सी वो होगा परपेंडिकुलर r बाई बेस बेटा, और tan थीटा सी यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर 1 और बेस की वैल्यू होगा अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल होगा। इस दोनों को इक्वल किया तो जो रेडियस है वो बेटा अपने को लाया अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल होगा। इसका रेडियस होगा। मीन्स हमें बेटा फाइंड करना है एरिया बेटा। एरिया बेसिकली क्या होगा पाई आर स्क्वायर का, और आर की वैल्यू अपन यहाँ से रख लेंगे तो ये हमें मिला पाई एच स्क्वायर अपॉन म्यू स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल होगा। इतना रीजन में से इतना एरिया में से लाइट है वो जस्ट कम्स आउट होगी। Yes, noted. नेक्स्ट बेटा अपन देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ टीआईआर। एप्लीकेशन ऑफ टीआईआर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एप्लीकेशन बेटा अपन कहेंगे स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, डायमंड को बेटा इस टाइप से हम शेप देते हैं ताकि उसके अंदर एक बार लाइट एंटर हो गई वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करती रहे। तो उस केस में अपन कह रहे कि वो स्पार्किंग करता हुआ हमें दिखेगा बेटा। तो यहाँ सर पे बाय द वे हम किसी ऑब्जेक्ट में क्रिटिकल एंगल को चेंज कर सकते हैं? नहीं, वो क्रिटिकल एंगल ऑब्जेक्ट का चेंज नहीं कर सकते। क्रिटिकल एंगल वो मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। साइन थीटा सी इक्वल्स टू 1/म्यू होता है, और म्यू उस मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। तो अपन कह रहे हाँ। कि मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज नहीं कर सकते। हाँ, हम कहेंगे कि जब हम डायमंड की बात करते हैं तो डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.5 होता है, और उसका जो क्रिटिकल एंगल अपन फाइंड करेंगे तो 24 डिग्री होगा। तो हम क्या करेंगे, उस डायमंड की जो शेप है वो इस टाइप से एंगल देंगे कि जो 24 डिग्री से ज्यादा हो, मतलब आई ग्रेटर देन थीटा सी होगा। तो उसके अंदर लाइट एक बार एंटर कर गई तो वो बार बार रिपीटेड मोड में टीआईआर करती रहेगी, तो हमें वो एज अ शाइनिंग करता हुआ दिखेगा। अच्छा, इसलिए जितना कम क्रिटिकल एंगल है उतना ज़्यादा वो क्या बोलते हैं
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है रिफ्लेक्शन वैसे होगा। ना। हाँ, तो यहाँ पे अपन कहेंगे द स्पार्कलिंग, जो डायमंड शाइन करता है उसका रीजन ये होता है, द स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, sparkling of diamond is due to TIR, the total internal reflection inside it, as refractive index for diamond, refractive index for diamond is 2.5, so theta c will be 24 degree, critical angle 24 degree होगा। Diamond is cut in such a way that once the light enters, once the light enters into it, when it tends come out, when once the light enters in it, it tends come out, then I greater than theta c पर। तो हम क्या करेंगे, इंसिडेंट एंगल को थीटा सी से ज़्यादा रखेंगे। तो अपन कह सकते हैं कि टी आई आर, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन विल टेक repeatedly inside it, तो उसके अंदर अपन कह रहे कि रिपीटेडली मोड के अंदर स्पार्किंग होता रहेगा। सेकेंड अपन इसका एप्लीकेशन देखें, दैट इज ऑप्टिकल फाइबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे वर्क करता है। ऑप्टिकल फाइबर बेटा होता क्या है, जैसे ये अपन कह रहे हैं एक फाइबर या ग्लास से बना इस टाइप से बेटा अपन कह रहे कि मटेरियल है, और जिसका यूज बेटा अपन ब्रॉडबैंड में करते हैं। ब्रॉडबैंड के अंदर अपन कह रहे कि ऑप्टिकल फाइबर का यूज करते हैं। ये जैसे जो सेंट्रल पार्ट है उसको अपन कहेंगे कोर, इसलिए लाइक वो जो इथरनेट के वायर्स होता है वो इससे बने होते हैं। वो इससे बने होते हैं, है ना। मतलब अपन कह रहे कि इंटरनेट के वायर देखो, जो ऑप्टिकल फाइबर केवल ग्राउंड में बिछी रहती है वो अपन कह रहे कि इसके बने होते हैं। जैसे लाइक अपन, बहुत बार कंप्यूटर और लाइक टीवी में भी कनेक्ट करते हैं ना इथरनेट से, वो वाला पूछ रहा हूँ। हाँ वो अपन कह रहे कि ऑप्टिकल फाइबर की जगह डायरेक्ट ये वायर भी हो सकता है। बट जो अपन कह रहे कि केबल जो ग्राउंड पे बिछी रहती है और अपने घर तक आती है, वो अपन कह रहे कि ऑप्टिकल फाइबर है। अभी तो हालांकि हम जो इंटरनेट जो वाईफाई वाला यूज करते हैं, है ना। बट अपन कह रहे कि जैसे ब्रॉडबैंड जो बिछा होता है एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में है, तो वो पूरी ऑप्टिकल फाइबर बिछा हुआ है। पूरा का पूरा सैटेलाइट कम्युनिकेशन के थ्रू अपन इंटरनेट को यूज नहीं करते। तो उस ऑप्टिकल फाइबर के अंदर जो सेंट्रल कोर होती है उसको अपन कोर कहेंगे, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन है। बाहर अपन कह रहे कि क्लैडिंग होता है, जो बाहर वाला पोर्शन जिससे कोर को कवर किया जाता है उसको अपन क्लैडिंग कहेंगे, और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू है। और कंडीशन क्या होता है, म्यू वन ग्रेटर देन म्यू टू होगा तभी जाके टी आई आर होगा। और इसमें बेटा अपन कह रहे कि जैसे का मतलब
डेंसर टू कवरिंग? डेंसर टू रेयरर अपन कह रहे कि जब कोई लाइट रे जाएगी तभी तो टोटल नहीं वो इंफ्रारेड। नहीं, क्लैडिंग का मतलब। क्लैडिंग मतलब जो ऑप्टिकल फाइबर है उसको सेफ्टी के लिए, उसको हार्डनेस के लिए कवर किया जाता है, उस मटेरियल को क्लैडिंग कहेंगे। अच्छा, ओके। तो अभी जो अपन कह रहे कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल है उसको लाइट के फॉर्म में अपन ऑप्टिकल फाइबर में सेंड करते हैं। जैसे ये लाइट में सिग्नल को कन्वर्ट कर दिया और उसको अपन इस केबल के थ्रू बेटा सेंड कर रहे हैं। ये अपन कह रहे कि थीटा मैक्सिमम है। इस टाइप से बेटा अपन कह रहे कि आर है, यहाँ पे नॉर्मल है। इसमें ऐसे बेटा अपन कह रहे कि लाइट पी आई आर करती रहेगी और अपन कह रहे कि एक लॉन्ग डिस्टेंस तक वो ट्रैवल करती हुई अपने डेस्टिनेशन तक जाएगी। और यहाँ पे अपन कह रहे कि ये सपोज एंगल आई है, तो हमें पता है कि इसमें क्रिटिकल एंगल बेटा क्या होगा, साइन थीटा सी, दैट विल बी इक्वल टू द म्यू आर, मतलब म्यू टू बाई म्यू वन के इक्वल होगा। ये बेटा थीटा सी है, तो ये एंगल कितना होगा, रिफ्रैक्शन एंगल। तो आर इक्वल टू अपन कह सकते हैं पाई बाई टू माइनस थीटा सी। और इस पॉइंट पे बेटा अगर मैं स्नेल्स लॉ लगाता हूँ, बाई स्नेल्स लॉ हमें बेसिकली यहाँ पे फाइंड करना है कि कितने एंगल पर हम लाइट को इंसिडेंट करवाए ताकि वो टी आई आर करती रहे। तो बाई स्नेल्स लॉ होता, स्नेल्स लॉ में अपन कहेंगे वन इंटू साइन थीटा मैक्सिमम इक्वल्स टू बेटा अपन कह रहे कि म्यू वन इंटू साइन पाई बाई टू माइनस थीटा सी बेटा। और पाई बाई टू माइनस थीटा सी क्या होता है, कॉस थीटा सी। तो उसको बेटा अपन लिख सकते हैं साइन थीटा मैक्सिमम इक्वल्स टू म्यू वन कॉस थीटा सी बेटा। और कॉस थीटा सी को अपन लिख सकते हैं अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा सी। तो साइन थीटा मैक्स इक्वल्स टू अपन कह रहे म्यू वन अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा सी के इक्वल होगा। Yes, the next side. यस। इन डेजर्ट एंड अदर हॉट रीजन्स
where a refractive index of air near by the earth surface becomes lesser than that the surface above surface and due to heating of earth surface heating of the earth surface। अभी देखो क्या होता है इसमें, किस टाइप से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज है। नेक्स्ट स्लाइड पे मैं देखता हूँ तो होगा क्या। ये जैसे अपन कह रहे कि अर्थ सरफेस है, सपोज बेटा अपन कह रहे कि ये एक ट्री है, एक पर्सन का अपन कह रहे कि इस टाइप से इसको ऑब्जर्व कर रहा है। यहाँ पे एक पर्सन खड़ा है और वो पर्सन अपन कह रहे कि इस ट्री को ऑब्जर्व कर रहा है। तो होगा क्या, एक तो अपन कह रहे कि ट्री से ऐसे बेटा रे आएगी और जैसे जैसे नीचे आ रही है वैसे वैसे अपन कह रहे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो रहा है तो डेंसर से रेयर हो जाएगी। तो इस टाइप से बेटा अपन कह रहे कि वो टीआईआर कर देगी यहाँ पे। और जब टीआईआर करेगी तो इस पर्सन को ये रे बेटा यहाँ से आती हुई दिखेगी। इसको अपन कह सकते हैं कि ये ऐसे आती हुई दिखेगी। तो इसकी बेटा ऐसे इमेज का फॉर्मेशन होगा। इसको क्या होगा, ऐसे उल्टी इमेज बनती हुई दिखेगी। इसको अपन कहेंगे मिरेज फॉर्मेशन। तो आपने देखा होगा कि जैसे अपन गर्मी के अंदर रोड पे निकलते हैं और रोड पे निकलते हैं तो हमें दिखता है कि आगे पानी है, और जैसे अपन रोड पे आगे पहुंचेंगे तो अपने को पानी दिखना बंद हो जाता है। तो जो अपन कह रहे हैं कि मिरेज का मतलब यहाँ पे ये हो रहा है कि जैसे डेजर्ट में आपने अगर डियर की बात करें, वो क्या करेगा, भागता रहता है। क्यों भागता रहता है, क्योंकि वो जब देखेगा तो आप उसको आगे ड्यू टू रिफ्रैक्ट डिफरेंस इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर दिखेगा, और वाटर दिखेगा तो वो वाटर की तलाश में भागेगा। तो इसलिए अपन सर कह रहे। लेकिन हम्म, सर लेकिन लाइक भले ही इन्वर्टेड है लेकिन ट्री तो वहाँ पे है ना, इससे हाँ लाइक अगर वाटर है तो फिर वाटर की इमेज बनेगी ना। नहीं, वाटर मतलब मिरेज तो अपन कह रहे हैं कि बेसिकली आंखों को एक धोखा होना, उसको अपन मिरेज कह रहे हैं। इल्यूजन होता है, ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट होता नहीं, हाँ। इल्यूजन होता है। और जो ट्री वगैरह है उनको भी ऐसे देखेगा कि ट्री जो है वो ट्री उल्टे अपने को दिखाई देंगे। मतलब अपन कह रहे हैं कि अंदर जैसे पानी है, भी अपन कह रहे हैं कि ट्री की शेप उल्टा अच्छा वैसे। हाँ, तो वहां पे अपने को ऐसा इल्यूजन होगा कि नीचे पानी है और पानी के अंदर ट्री की इमेज दिख रही है। अच्छा ओके वैसे। तो वो जो इल्यूजन है उसी को अपन क्या कहेंगे, मिरेज फॉर्मेशन। इसलिए जो डियर है वो डेजर्ट के अंदर आप देखोगे तो वो दौड़ता रहेगा, गर्मी पड़ रही है बट उसको पानी पीना है, तो वो उसको ऐसा इल्यूजन लगेगा कि हाँ वहां पे पानी है तो वहां पे दौड़ेगा। फिर उधर जाके देखेगा कि उधर पानी नहीं है, फिर और लॉन्ग डिस्टेंस पर देखेगा तो वहां पे उसको इल्यूजन लगेगा कि वहां पे पानी हो सकता है, तो वो फिर उसकी तलाश में दौड़ता रहता है। और इसको तो अच्छा। बेटा अपन दैट इज कॉल्ड मिरेज फॉर्मेशन। सेम ऐसा का ऐसा कंसेप्ट अपन कह रहे कि पोलर पे भी होता है। पोल पर भी अपन कह रहे कि टेम्परेचर डिफरेंस के कारण वहां पर हम कहेंगे ऑप्टिकल लूपिंग होता है। तो यहाँ पे इसको भी अपन लिख लेते हैं कि सिमिलर टू मिरेज इन डेजर्ट ऑप्टिकल लूमिंग ऑप्टिकल लूमिंग
takes place in polar region. In polar region due to TIR. Here, refractive index of air layers decreases with height. जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे अपन कह रहे कि म्यू डिक्रीज होगा, डिक्रीजेस विथ हाइट एंड सो an inverted image of an object form will form which form which appears to be suspended in air. वहां पे उल्टी दिखेगी कि स्पेस के अंदर कोई इमेज है वो उल्टी लटकी हुई दिख रही है, ऑब्जेक्ट उल्टा लटका हुआ दिखेगा. टू बी सस्पेंडेड इन एयर. इसको अपन ऑप्टिकल लूमिंग कहेंगे. A ray of light from a denser medium strikes a rarer medium at an angle of incidence I. If the reflected and refracted rays are mutually perpendicular to each other, then what is the value of critical angle? क्रिटिकल एंगल की वैल्यू क्या है वो अपने को फाइंड करना. इसको कैसे फाइंड करेंगे? ये बेटा अपन कह रहे कि एक टेंसर मीडियम है, यहाँ पे रे इंसिडेंट हो रही है, ये बेटा नॉर्मल है, इसमें से पार्शियली जैसे रिफ्लेक्ट हो रही है और पार्शियली रिफ्रैक्ट हो रही है. ये रे इंसिडेंट हुई, ये रिफ्रैक्ट हो रही है और ये रिफ्लेक्ट. ये बेटा एंगल 90 डिग्री. ये इंसिडेंट एंगल आई है तो बाय ज्योमेट्री ये भी आई होगा. ये बेटा अपन कह रहे कि आर के इक्वल है. और यहाँ पे बेटा अपने को क्रिटिकल एंगल, जैसे ये डेंसर मीडियम हो गया, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डी, ये म्यू आर के इक्वल है. हमें बेटा आई की वैल्यू हमें जो फाइंड करना है, if the reflect and refract mutually perpendicular to each other, then what is the value of critical angle? थीटा सी की वैल्यू बेटा अपने को फाइंड करना. तो अभी अपन थीटा सी फाइंड कैसे करेंगे देखो इधर. एक तो बेटा अपन कह सकते हैं यूजिंग स्नेल्स लॉ, और स्नेल्स लॉ अपने को क्या कहेगा, म्यू डी, ये बेटा अपन कह रहे कि साइन आई इक्वल्स टू म्यू आर, और ये साइन आर के इक्वल. अब बेटा आर को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे अपन कहेंगे जो आर रिफ्लेक्टेड एंगल है उसको बेटा आपने लिखा 90 माइनस आई. रिफ्लेक्टेड एंगल है उसको अपने 90 माइनस आई लिखा, तो यह हमें मिला म्यू डी साइन आई इक्वल्स टू म्यू आर साइन 90 माइनस आई. ये अपने पास है. और यहाँ से अपन कहेंगे साइन 90 माइनस आई क्या होगा बेटा, कॉस आई होगा. तो म्यू डी साइन आई इक्वल्स टू म्यू आर कॉस आई. ये अपने पास है. और यहाँ से बेटा अपने को मिला टेन आई इक्वल्स टू म्यू आर अपॉन म्यू डी. और हमने बेटा क्रिटिकल एंगल हमें पता है साइन थीटा सी वो था म्यू आर अपॉन म्यू डी. ये ऑलरेडी अपने प्रूव कर रखा है. ये वैल्यू बेटा अपन यहाँ पे रख सकते हैं.
तो हमें मिला बेटा साइन थीटा सी इक्वल्स टू टेन आई। आई तो हमें दिया हुआ है, हमें थीटा सी फाइंड करना है, तो थीटा सी को अपन लिख सकते हैं साइन इनवर्स टेन आई के इक्वल हो। थीटा सी इक्वल्स टू साइन इनवर्स टेन आई के इक्वल। ये बेटा क्रिटिकल, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये सॉरी रिफ्रैक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे, दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। और जब दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो ये बेटा टोटल एंगल देखो कितना होगा, आर प्लस 90 प्लस आई, वो 180 डिग्री होता है। तो हमें आर चाहिए, वो कितना हो गया 180 अच्छा, माइनस हाँ। 90 माइनस आई। तो हम इसको लिख सकते हैं 90 माइनस आई, ये रिफ्लेक्टेड एंगल 90 माइनस आई। If the critical angle for a certain medium and vacuum is 30 degree, find the velocity of the light in the medium. फाइंड करो। और थीटा सी बेटा 30 डिग्री है, तो साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू 1 अपॉन म्यू हो गया। साइन 30 बेटा 1/2 इक्वल्स टू 1/म्यू। तो म्यू की वैल्यू बेटा किसके इक्वल मिला, 2 के इक्वल हो। अभी म्यू जब 2 के इक्वल है तो यहाँ से अपन कहेंगे हमें म्यू इक्वल्स टू 2 है और हमें बेसिकली फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। मीडियम में बेटा वेलोसिटी c बाई म्यू के इक्वल है। बस वैल्यू रख लेते हैं। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होता है 3 इंटू 10⁸, म्यू की वैल्यू बेटा कितना है 2। तो ये हमें मिला 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड के इक्वल है। दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। सर क्योंकि वो 90 डिग्री से आ रहा है इसलिए ना। हाँ वो 90 डिग्री है और जो इंसिडेंट एंगल है वो 45 डिग्री हो रहा है, जो ग्रेटर देन 41 है, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ये जो एंगल बेटा इंसिडेंट होगा ये वाला, ये 45 डिग्री होगा। और जब एंगल 45 डिग्री है तो 45 ग्रेटर देन 41 डिग्री है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। डिराइव करेंगे। ये जैसे अपन कह रहे कि एक कर्व सरफेस है, ये बेटा इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। फर्स्ट मीडियम बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, ये μ2 के इक्वल है। ये बेटा अपन कह रहे कि पोल P है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट बेटा आपने लिया है और पॉइंट ऑब्जेक्ट से रे बेटा इंसिडेंट हो रही है। ये अपन कह रहे कि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है और हम कह रहे हैं कि टुवर्ड्स द नॉर्मल बेटा ये शिफ्ट होगा। तो ये
फाइनल इसकी इमेज बन गई। ये ऑब्जेक्ट है, ये बेटा अपन कह रहे कि इसकी इमेज है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर सी के इक्वल है। ये एंगल बेटा अपन कह रहे कि ये पॉइंट अपने एम मार्क किया, ये बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, ये अपन कह रहे कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर है, इसको बेटा अपने का अल्फा, ये एंगल बीटा है और ये एंगल गामा है। यहाँ से बेटा ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ध्यान से देखना बेटा, यूजिंग स्नेल्स लॉ। और स्नेल्स लॉ में बेटा अपन कहेंगे μ1 sin i इक्वल्स टू μ2 sin r के इक्वल होगा। ये बेटा इक्वेशन 1 है। अभी अपन कह रहे कि साइन आर और साइन आई की वैल्यू क्या है, तो मैं फर्स्ट बात कर रहा था फ्रॉम ट्रायंगल ओ एम सी, और ट्रायंगल ओ एम सी में आई की अगर अपन बात करें तो आई होगा अल्फा प्लस बीटा के इक्वल, दैट इज इक्वेशन 2। फिर बेटा अपन बात कर रहे हैं फ्रॉम ट्रायंगल आई सी एम का, उसमें एक्सटर्नल एंगल बीटा होगा और बीटा इक्वल्स टू अपन कह सकते हैं आर प्लस गामा। हमें यहाँ पे आर की वैल्यू चाहिए, तो आर को हम लिख सकते हैं बेटा बीटा माइनस गामा, दैट इज इक्वेशन 3। अभी अपन कह रहे हैं कि फॉर स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस, फॉर स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस, फॉर स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस हम क्या कहेंगे कि साइन आई आई के इक्वल होगा, तो μ1 आई इक्वल्स टू μ2 आर होगा। और यहाँ पे बेटा आई को हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू μ2, आर को बेटा आपने लिखा बीटा माइनस गामा। अभी अपन कह रहे बेटा एंगल वेरी स्मॉल है, तो अल्फा को अपन tan अल्फा लिख सकते हैं बेटा, अल्फा को अपने tan अल्फा। तो देखो अल्फा की वैल्यू क्या होगा, अल्फा होगा बेटा ये हमने लिखा एम पी परपेंडिकुलर अपॉन बेटा बेस पी ओ, और पी ओ किसके इक्वल है माइनस यू। फिर बीटा की बात करें तो बीटा होगा एम पी अपॉन बेस बेटा माइनस आर, सॉरी प्लस आर। और यहाँ पे अपन कह रहे कि μ2 साइन कन्वेंशन सेम बेटा फॉलो करेंगे जो अपने रिफ्लेक्शन में फॉलो किया था। ये अपने पास बीटा, बीटा के लिए बेटा अपन कहेंगे, इससे कौन सा लगा है? बोलो बेटा। ये एम पी बाई माइनस योर ये कैसे लगा है? अपन कह रहे कि ये अल्फा अपने को, तो अल्फा tan अल्फा के इक्वल होगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो ओके। गया, ये परपेंडिकुलर ये बेस हो गया। फिर tan बीटा के लिए ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो गया। और साइन हाँ। कन्वेंशन रूल जो अपने रिफ्लेक्शन में देखे थे वो ये अपन यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे अपन कहेंगे बीटा दैट इज एम पी अपॉन बीटा अपन कह रहे कि आर हो जाएगा। फिर अपन कह रहे कि माइनस गामा, और tan गामा को बेटा अपन लिख सकते हैं एम पी अपॉन वी के इक्वल होगा। इसमें बेटा एम पी सब में कॉमन है, तो उसको अपन कैंसिल कर देते हैं, एम पी से एम पी बेटा कैंसिल आ जाएगा। यहाँ तक नोट करो, माइनस μ2 अपॉन वी के इक्वल, और उसको बेटा अपन लिख सकते हैं μ2 बाई वी माइनस μ1 अपॉन यू इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन आर के इक्वल। ये बेटा रिफ्रैक्शन इक्वेशन फॉर कर्व सरफेस है, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन इक्वेशन फॉर कर्व सरफेस, रिफ्रैक्शन इक्वेशन फॉर कर्व सरफेस, μ2 बाई वी माइनस μ1 अपॉन यू
इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर के इक्वल होगा। अभी बेटा यहाँ पे एक नोट करके अपन लिखेंगे, ये इक्वेशन अपने कॉन्वेक्स सरफेस के लिए फाइंड किए हैं। सेम अपन कह रहे हैं कि कॉन्केव के लिए भी अपन फाइंड कर सकते हैं, मतलब उसके लिए भी वैलिड रहेगी। तो above equation is valid for all types of, यहाँ पे सरफेस नहीं है, प्लेन है ना, कॉन्केव प्लेन, कॉन्वेक्स प्लेन और प्लेन सरफेस है, उसके लिए भी वैलिड है। above equation is valid for all types of refracting surfaces। रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, ऑल टाइप्स में क्या क्या आ गया, तो अपन कहेंगे कॉन्वेक्स भी हो सकता है, कॉनकेव भी हो सकता है, एंड इट आल्सो प्लेन भी हो सकता है, एंड प्लेन सरफेस। अभी आप कहोगे प्लेन के लिए सर कैसे होगा, तो जब हम प्लेन सरफेस की बात कर रहे हैं, फॉर प्लेन सरफेस, और प्लेन सरफेस से अगर रिफ्रैक्शन होता है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बेटा प्लेन के लिए अपन इनफाइनाइट लेंगे। तो जब प्लेन के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट है तो हम कहेंगे इक्वेशन होगा बेटा म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन अपॉन यू इक्वल्स टू जीरो। ये प्लेन सरफेस के लिए रिफ्रैक्शन इक्वेशन म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन अपॉन यू इक्वल्स टू जीरो के इक्वल होगा। और टू प्रिंसिपल फोकस बेटा किस टाइप से हैं वो अपन देख रहे हैं। फर्स्ट अपन कहेंगे सर फर्स्ट पहली बात फोकस। लाइक व्हाट डू यू मीन बाय सिंगल स्फेरिकल सरफेस? सिंगल मतलब ये जो अभी हमने सरफेस ली है वो सिंगल स्फेरिकल, इसमें एक ही स्फेरिकल सरफेस है, ये देखो एक ही सरफेस है ए, इसलिए इसको अपन सिंगल स्फेरिकल मिरर सरफेस भी कह तो सिंगल ही था ना? रहे। मिरर तो अपन कह रहे कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस था, यहाँ पे अपन रिफ्रैक्टिंग सरफेस की बात कर रहे हैं, जहाँ से अच्छा। रिफ्रैक्शन होता है। तो इसमें एक ही अपन कह रहे कि रिफ्रैक्टिव, जब दोनों तरफ हो जाएगा तो वो लेंस की तरह काम करेगा, उसको अपन आगे देखेंगे। ओके। तो अभी अपन फर्स्ट बात करें, फर्स्ट फोकस की बात करेंगे। जैसे ये अपने पास ये कॉन्वेक्स सरफेस है बेटा, ये इसका फोकस है। अगर अपन कह रहे हैं एक पॉइंट का ऐसा है, ये फर्स्ट फोकस वन है, तो हम कहेंगे इस फोकस से आने वाली लाइट है आफ्टर रिफ्लेक्शन अपन कह रहे कि पैरेलल हो जाएगा। ऐसे बेटा अपन कह रहे कि आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल होती है तो उसको अपन फोकस कहेंगे। कंडीशन वही है बेटा कि अगर ऐसा पॉइंट जहां से आने वाली रे आफ्टर रिफ्लेक्शन या तो पैरेलल हो जाए या पैरेलल आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कन्वर्ज हो जाए जिस पॉइंट पर, उसको अपन फोकस कहेंगे। तो ये बेटा अपन कह रहे कि फोकस F1 है, ये फर्स्ट मीडियम म्यू1 है, ये बेटा अपन कह रहे कि सेकेंड मीडियम म्यू2 के इक्वल है। यहाँ पे बेसिकली जो F1 है वो एक एज ए ऑब्जेक्ट हो गया, हमने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा और इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है। तो इसके लिए बेटा फॉर्मूला क्या है, म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन अपॉन यू इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन बेटा आर के इक्वल है। अभी इमेज कहाँ पे बन रही है बेटा, इन्फिनिटी पर, तो हम कहेंगे म्यू टू अपॉन इन्फिनिटी हो गया माइनस म्यू वन अपॉन बेटा अपन कह रहे कि फोकल लेंथ कितना हो गया, तो यू को अपने F1 लिया, उस केस में म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर होगा। तो फर्स्ट जो फोकल लेंथ है वो हमें मिला माइनस म्यू वन आर अपॉन
μ2 माइनस μ1 के इक्वल होगा। ये बेटा फर्स्ट फोकल होगा। फिर अपन बात कर रहे हैं सेकेंड फोकस पर। सेकेंड फोकस देखो कैसे अपन फाइंड करेंगे। ये बेटा स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। हम यहाँ पर कह रहे हैं कि एक रे पैरेलल आ रही है और आफ्टर इंसिडेंट यहाँ से पास हो रही है। ये रे बेटा पैरेलल आ रही है, आफ्टर इंसिडेंट यहाँ से पास हो रही है। ये अपन कह रहे कि रे पैरेलल आ रही है, आफ्टर इंसिडेंट अपन कह रहे कि यहाँ से पास हो रही है। ये रे पैरेलल है, आफ्टर इंसिडेंट अपन कह रहे कि यहाँ से पास हो रही है। तो ये जैसे बेटा अपन कह रहे कि देखिए हम बात करें ये अपन कह रहे कि F2 हो गया। इसमें बेटा ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर है, तो इमेज कहाँ पे बनेगी, फोकस पे। तो इसको अपन कहेंगे μ2 बाई वी बेटा माइनस μ1 अपॉन यू इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन आर हो गया। और यहाँ पे अपन कहेंगे कि μ2 अपॉन वी, μ1 बेटा इन्फिनिटी पर है इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन आर। जहाँ पर इमेज बन रही है वो बेसिकली फोकल लेंथ f2 होगा और उसको अपन कहेंगे μ2 r अपॉन μ1 प्लस μ2 के इक्वल। ये बेटा f2 की वैल्यू है, ये फोकल पॉइंट f2 होगा। नोटेड। चलो अभी देखो इससे रिलेटेड एक एग्जांपल अपन देखते हैं। ये जैसे बेटा अपन कह रहे कि एक स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, उस सरफेस के अपने पास कुछ इस टाइप से इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। ये पैरेलल आ रही है और इस पॉइंट पे फोकस हो रही है। ये रे डायग्राम दिया हुआ है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपने को बस फोकस तो मिडल वाला नहीं होता। नहीं, इसका फोकस पॉइंट नहीं है। फोकस पॉइंट मतलब अपन कह रहे कि यहाँ पे बन रहा है, इधर इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। मिडल पे जरूरी नहीं है, मिडल पे तो तब होता है जब मिरर होता है। तो मिरर के जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, तो उसका हाफ है वो r/2 फोकस होता है। यहाँ पे वो मीडियम पे डिपेंड करेगा, म्यू पे डिपेंड करेगा। म्यू ओके। ज्यादा है कम है उसके अकॉर्डिंग फोकस है वो चेंज होता रहेगा। ओके सर। क्वेश्चन में अपने को कहा गया है तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ refractive index calculate the value of refractive index for the given situation। इस गिवन सिचुएशन के लिए अपने को म्यू की वैल्यू फाइंड करना है। बाहर जो आउटर है वो एयर है बेटा, यहाँ पर भी एयर है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू अपने को फाइंड करना है इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन आर। अब देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट पैरेलल रे आ रही है, तो यू को क्या लिखेंगे, इन्फिनिटी। μ1 हाँ। एयर है तो एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो गया। μ2 अपन कह रहे कि म्यू के इक्वल होगा और v जो है उसको अपन 2r लिखेंगे। एक एंड से दूसरे एंड पर बन रहा है तो वो 2r हो गया, डायमीटर के इक्वल वैल्यू पुट करते हैं। तो μ2 म्यू के इक्वल है,
वी 2r के इक्वल है। म्यू वन जो है वो अपने पास, सॉरी यू इन्फिनिटी है, म्यू वन को 1 लिखा और ये इन्फिनिटी हो गया, इक्वल्स टू म्यू माइनस वन अपॉन आर के इक्वल। मीन्स यहाँ से आर उठा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। मीन्स ये अपनी कुंडा म्यू बाई टू इक्वल्स टू 1। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वो 2 के इक्वल, म्यू दैट विल बी इक्वल्स टू 2। ये डायग्राम बी का। अभी सॉल्व करो। बी जो है वो माइनस 2.5 सेंटीमीटर के इक्वल है। एंड बी पार्ट अपन देखें, बी पार्ट के लिए बेटा म्यू टू कितना है 1 अपॉन बी फाइंड करना है। ये बेटा 1.5 अपॉन माइनस 3 इक्वल्स टू, ये हो गया 1 माइनस 1.5 और आर को बेटा अपन प्लस 5 लिखेंगे। इट्स 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू 1/10 हो गया। इस यहाँ से अपने को माइनस 1/10, 1 अपॉन बी इक्वल्स टू माइनस 1/10 माइनस 1/2। एलसीएम का 10 हो गया, माइनस 1 और माइनस 5 हो गया। तो v इक्वल्स टू माइनस 10/6 हो गया। और उसको हम लिख सकते हैं माइनस 5/3। ये हो गया -1.67। ये b की वैल्यू।